अब कोर्ट से एफआईआर दर्ज नहीं होगी और ना ही कोर्ट किसी सीनियर पुलिस अधिकारी पर दबाव डाल सकता है किसी मामले की एफआईआर दर्ज करने के लिए, ऐसा ही जजमेंट कह रहा है। ये जजमेंट अभी का 28 जनवरी 2025 का है। यानी कि अगर पुलिस किसी मामले में, कॉग्निजेबल मामले में अगर एफआईआर नहीं बनाती थी तो हम जाते थे 156(3) के अंदर कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। अब कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि कोर्ट किसी भी मामले की एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी पुलिस वाले को कोई भी ऑर्डर नहीं देगी जी। अब ऐसा क्यों किया तो सारी बातें आपको शॉर्ट में बता देता हूं। और ये जो मामला था ये पुलिस वालों के खिलाफ ही था। पुलिस वालों ने किसी मामले की एफआईआर दर्ज नहीं की तो बंदा पुलिस वाले के खिलाफ ही गया उसकी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, और कोर्ट ने कह दिया कि आप कोर्ट से एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते। अब ये मामला था क्या तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, जिसको पूरी जजमेंट पढ़ना पूरी पढ़ लेना। अब ये मामला था क्या, सिर्फ मैं आपको मामला ही बताने वाला हूं। देखो हुआ क्या था, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा पुलिस स्टेशन की मौजूदगी में संबंधित संपत्ति परिसर में विभिन्न वस्तुओं को नष्ट करने के बावजूद पुलिस द्वारा आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यानी कि पुलिस के सामने उसने क्या किया, मेरी प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया है और पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा याचिकाकर्ता कोई प्राप्त सहायता प्रदान भी नहीं की, यहां तक कि उसकी कोई मदद भी नहीं की है, ऐसा आरोप लगाया। इससे व्यथित होकर आरोपी व्यक्ति और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत संख्या, ये जो 2011 का मैटर था, दायर की गई और याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन विद्यमान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये कड़कड़दुमा कोर्ट दिल्ली का मैटर था, के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें संबंधित पुलिस अधिकारियों को तत्काल मामले में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उचित निर्देश देने की मांग की थी। यानी कि बंदा चला गया 156(3) में। 156(3) हम सबको पता है, जिसको नहीं पता मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। 156 सीआरपीसी की धारा होती है जो कि नए कानून के अंदर 175 बन चुकी है, 175 बीएनएसएस। तो अगर जो है किसी मामले की एफआईआर अगर पुलिस वाले नहीं करते हैं, फिर हम जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट की मदद लेते हैं कि आपकी सहायता से क्या पता पुलिस वाले हमारी एफआईआर दर्ज कर दें। तो 156(3) में बंदा गया था कोर्ट की मदद के लिए कि भाई उस पुलिस वालों पे और उन बंदों पे क्या किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। अब मुकदमा कौन सा दर्ज किया जाए तो वो भी आपको बता देता हूं। मुकदमा भी कोई छोटा मोटा नहीं है। देखो, यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 15 मार्च 2011 के आदेश पारित होने के बाद याचिकाकर्ता ने आईपीसी की धारा 392 का मतलब होता है लूट, 10 साल की सजा होती है, काफी बड़ा मुकदमा होता है। 395 डकैती, इसमें भी 10 साल से उम्र कैद तक की सजा होती है। 447, 448, 452, 453 ये होते हैं घर में घुस के कोई ऐसा काम करना, घर में घुस के मारपिटाई करना, घर में घुस के अगले को जान से मारने की कोशिश करना, उसके लिए लगते हैं। 504 सामने वाले को उकसाना और 506 होता है जान से मारने की धमकी देना और 126 भी षड्यंत्र के लिए। तो इन मुकदमों में क्या गया है, वो उनके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा उसने खटखटाया के तहत आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। हालांकि उपरोक्त आदेश में विद्वान एमएम मतलब कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के निर्देश के बावजूद संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। यानी कि मामला भी कोई छोटा मोटा नहीं था। एक तो कह देना कि छोटा मोटा मैटर, मामला भी बहुत बड़ा था और पुलिस के सामने हुआ था, फिर भी पुलिस ने क्या नहीं की, इसकी कार्रवाई नहीं की। अब पुलिस वालों ने क्या रिप्लाई किया है वो देख लेते हैं जी। देखो, अब देखो, एक सीधी सी, एक मैं इंसानियत के नाते एक बात बता रहा हूं कि हर इंसान जो पुलिस से खासकर जो परेशान है, अगर उसके मामले पे कार्रवाई नहीं हो रही है, अब उसके पास दूसरा ऑप्शन होता है जी कोर्ट, कि वो अब कोर्ट में जाएगा। पर इस ऐसे मामले को देखते हो कोर्ट ने भी नज़रअंदाज कर दिया, तो बंदा जाएगा तो जाएगा कहाँ पे, है ना। तो ये बहुत लोगों के साथ में होता है जी, पुलिस ने कार्रवाई की नहीं है, अब हम कोर्ट में गए तो कोर्ट भी उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो देखो, ऐसी चीज़ यहाँ पे भी यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ के पास कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। ये एसएचओ का रिप्लाई है कि मैं तो लूट का, डकैती का मामला तब बनाऊंगा ना जब मेरे पास कोई शिकायत आई हो। बल्कि उसने सीधा 156(3) के तहत आवेदन दायर करके विद्वान न्यायालय द्वारा दरवाजा खटखटाया। यानी कि वो बंदा जो था वो डायरेक्ट ही कोर्ट में चला गया, उसने मेरे पास कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। 156(3) के अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं किया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 15 मार्च 2011 को आदेश पारित करते समय विद्वान एमएम द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया गया है। इसका मतलब ये होता है, देखो 156(3) लगाने का भी अपना एक प्रोसीजर होता है। पहले हमको क्या करना पड़ता है, पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत देनी पड़ती है। उसके बदले पुलिस वाले हमको एक पर्ची दे देते हैं, एक रिसिप्ट बना के दे देते हैं कि फलाने बंदे की हमने क्या किया, एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है। अगर वो रिसिप्ट हमारे पास में है ना, और रिसिप्ट के, अब पुलिस उधर कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, उस रिसिप्ट के सहारे फिर हम जाते हैं 156(3) में। अगर कोई बंदा डायरेक्ट ही चला गया है तो फिर ये भी उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं पुलिस के पास गया कि नहीं। ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। देन इसके बाद अगर आप लोगों में से कोई 175(3) लगाने की सोच रहा है, 156(3) लगाने की सोच रहा है, पहले पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दें, वहाँ से रिसिप्ट लें। अगर फिर भी पुलिस 14 दिन तक का वेट करे, वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, फिर आप 156(3) में या 175(3) में जाएँ। फ़ायदा तब मिलता है। कैसे मिलता है उसके बारे में जजमेंट के अंदर बताया। अब
इस कोर्ट ने क्या किया है, कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया है कि हम कार्रवाई कब और कैसे कर सकते हैं। देखो यहां से चीज सीखने की मिलती है। मैं आपको काफी बार बताता हूं कि मैं भाई हर रोज एक या दो जजमेंट में जरूर पढ़ता हूं और काफी सारी चीजें है ना इनसे सीखने को मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे किस मामले को सुलझाया और कैसे डायरेक्शन दी है। अब यहां पे देखो क्या बताया, ये सीबीआई वर्सेस राजस्थान का मैटर था। सभी याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुख्य तर्कों में से एक यह है कि धारा 156 सीआरपीसी के तहत आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट केवल उस थाने के एसएचओ को निर्देश दे सकता है जिस पर उसका अधिकार है। पहली चीज तो ये कि अगर मान के चलो कोई गुड़गांव का थाना है और मैंने 156 लगा दी मुंबई में, तो गुड़गांव वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एसएचओ कोर्ट के अंडर में होना चाहिए। अगली बात बता दी, जिस पर उसका अधिकार क्षेत्र है वह डीसीपी को किसी विशेष एजेंसी की जांच करवाने का निर्देश नहीं दे सकता है। यानी कि कोर्ट जो है किसी सीनियर ऑफिसर को जांच करने का आदेश नहीं दे सकता, सिर्फ एसएचओ को दे सकता है, और वो भी सिर्फ जांच के, जांच बोले तो इन्वेस्टिगेशन के। ठीक है, अपनी दलीलों के समर्थन में उन्होंने सीबीआई वर्सेस राजस्थान का एक केस का हवाला दिया है। यहां सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि उक्त धाराओं के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति का इस्तेमाल थाने के प्रभारी अधिकारी को जांच करने का निर्देश देने से परे नहीं किया जा सकता है। सिर्फ वो थाने को ही डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करो, किसी सीनियर ऑफिसर को नहीं। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का और हवाला दे दिया। यहां क्या हवाला दे दिया, देखो विद केस भी बताया हुआ है, बर्मन प्रकाश गुप्ता वर्सेस ये। न्यायालय ने टिप्पणी की कि मजिस्ट्रेट को धारा 156 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल उन मामलों में करना है जहां मजिस्ट्रेट को लगता है कि शिकायत में आरोपों की प्रकृति ऐसी है कि शिकायतकर्ता स्वयं अदालत के समक्ष साक्ष्य एकत्रित करने और प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो सकता है। यानी कि कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कब देती है, वो तब देती है जब जिस व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई है, यानी कि बंदा चाहता है तो डायरेक्ट केस कर सकता है। डायरेक्ट केस करने का प्रावधान है सीआरपीसी 200 के तहत में और बीएनएसएस सेक्शन 223 के तहत में। मैं चाहूं तो डायरेक्ट केस किसी के ऊपर कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट केस किया है तो उसके लिए सबूत और एविडेंस मेरे को जुटाने पड़ेंगे जी। लेकिन यहां पे कोर्ट ने क्या कहा है कि कोई बंदा कोर्ट में 156 उसने इसीलिए लगाया कि भाई मेरे पास में इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नहीं है, ना मेरी इतनी हिम्मत है, तो मेरे को पुलिस की सहायता दिलवाई जाए ताकि मैं इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करवा सकूं, तथ्यों की जांच करवा सकूं। वो इसलिए, ये इनका कहने का मतलब ये है। तो स्वयं अदालत के समय साक्ष्य एकत्रित करने और प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो सकता है और शिकायतकर्ता की मदद के लिए पुलिस को आगे आने की आवश्यकता महसूस होती है, तब कोर्ट डायरेक्शन देता है पुलिस वालों को कि आप इस बंदे की मदद करो, ये जो मामला बता रहा है इस मामले में आप इन्वेस्टिगेशन करके दो, भाई इस बंदे की तो हिम्मत नहीं, अकेला नहीं कर सकता, आप लोग मदद करो। शिकायतकर्ता को पुलिस मामला दर्ज करवाने के लिए प्रावधान का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, भले इस शिकायत में आगे कितने ही गंभीर प्रकृति के आरोप क्यों ना हो। ठीक है, देन इसके बाद में अब मैं आपको डायरेक्ट इसका डिसीजन बता देता हूं कि कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है। पूरा जजमेंट पढ़ने का है, खासकर अगर आप एडवोकेट हो तो 156 के लिए इसमें कम से कम 5 से 6 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया गया है। अच्छा लगेगा पढ़ना इसको पूरा, ठीक है, नॉलेज भी बढ़ेगी। मैं तो जस्ट आपको एक ये जो काम की चीज़ें वो बता रहा हूँ। उपरोक्त अंश में यह देखा गया है कि संहिता की धारा 156 के तहत वैधानिक आदेश के अनुसार मजिस्ट्रेट को केवल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को जांच करने का निर्देश देने का अधिकार है, न कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को। भाई पूरे मामले के तथ्य के बाद ये देख लिया कि ना तो हम एसपी को ऑर्डर देंगे, ना हम डीएसपी को ऑर्डर देंगे, सिर्फ एसएचओ को, और वो भी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के, एफआईआर दर्ज करने के नहीं, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देंगे। यह भी देखा गया कि यदि वरिष्ठ अधिकारी जांच के साथ आगे बढ़ता है तो तभी किया जा सकता है जब उसे स्वयं संज्ञान लिया गया हो, या फिर अगर किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन खुद कोई सीनियर ऑफिसर कर रहा है, जैसे कि SC/ST एक्ट जो होता है ना, उसका जो मामला है वो डीएसपी लेवल का अधिकारी देखता है। SC/ST एक्ट का मामला डीएसपी अधिकारी देखता है, तो अब कोर्ट डीएसपी को निर्देश दे सकती है। अब एसएचओ को निर्देश देने का फायदा ही क्या, क्योंकि एसएचओ के पास में पावर नहीं है। ऐसा करने के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सरकार द्वारा निर्देश पारित किया गया। दोनों स्थितियों में संहिता की धारा 156 के तहत मजिस्ट्रेट किसी वरिष्ठ अधिकारी को जांच करने और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं किया गया। तो भाई अगर उसके अंदर सीनियर ऑफिसर शामिल नहीं है तो ना तो वरिष्ठ अधिकारी को जांच के आदेश देगा और ना एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो यानी कि कोर्ट जो है एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता है। लेकिन कोर्ट के पास में एक पावर और है वो यहां बता दी, वो ये बता दिया कि अगर 156 के तहत में कोर्ट एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकती ना, तो कोर्ट खुद क्या कर सकती है, खुद मामले का संज्ञान कर सकती है।
यानी कि 156(3) में ना लेके कोर्ट उसको CRPC 200 में खुद का मुकदमा ले लेगी कि ठीक है डायरेक्ट कोर्ट केस कर दो, या BNS सेक्शन में 223 में ले लेगी। 175(3) में FIR या इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर ना देने के बजाय खुद अभी मैं खुद देख लूँगी, पर उसमें बंदे को सबूत और जांच खुद करनी पड़ेगी जो केस कर रहा है, उसमें फिर पुलिस मदद नहीं करेगी। हाँ, अगर उसके अकॉर्डिंग फिर कोर्ट अपने अकॉर्डिंग उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाती है, वो एक अलग प्रोसीजर है। इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि विद्वान SJ यानी कि असिस्टेंट सेशन जज ने यह टिप्पणी करने में सही किया कि विद्वान MM मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को संहिता की धारा 156 के तहत संबंधित DCP को एक वरिष्ठ अधिकारी है को FIR दर्ज करने और जांच का ये करने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं। यानी कि कोर्ट अब ना तो जांच का अधिकार देगी और ना ही FIR दर्ज करने का अधिकार देगी। किसको? किसी सीनियर ऑफिसर को, और SHO को सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए विद्वान ASJ यानी कि असिस्टेंट सेशन जज ने विद्वान MM को, MM मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को संहिता की धारा 200 के तहत शिकायत पर आगे बढ़ने का निर्देश देकर सही किया है। तो असिस्टेंट सेशन जज ने क्या किया? कोर्ट को कह दिया कि आप 156(3) में FIR तो दर्ज नहीं करवा सकते, लेकिन बंदा शिकायत लेके आया तो आप खुद 200 में संज्ञान ले लो, उसका डायरेक्ट कोर्ट केस करवा दो। तो फिर उसको निर्देश देगी आप 156(3) में पुलिस के पास ना भेज के आप डायरेक्ट इसका कोर्ट केस करवा दो, ताकि शिकायतकर्ता इतने दूर आया है तो मतलब कोर्ट के पास आया तो न्याय के लिए आया तो एटलीस्ट इसको न्याय तो दो। पर यहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क क्या है? 156(3) में तो पुलिस मदद करेगी, पर 200 में अब बंदे को खुद जांच करना पड़ेगा, खुद उस मामले के सबूत जुटाने पड़ेंगे। और फिर क्या कर दिया जाता है? यह आदेश तुरंत वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए, और 28 जनवरी 2025 का जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो अगर आप लोग भी 156(3) में जाना चाहते हैं FIR दर्ज करवाने के लिए, तो फिर भी अगर SHO नहीं करता है तो SHO कोर्ट के पास में कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऐसी पावर नहीं है कि SHO को FIR करने के ऑर्डर वो दे सके, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के। हाँ, फिर कोर्ट में आप डायरेक्ट कोर्ट केस कर सकते हो, पर उसका आपको नुकसान क्या है वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप एक एडवोकेट है तो ये जजमेंट पूरा पढ़ना, 4 से 5 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की इसके अंदर बताई गई है 156(3) को लेके, तो एक अच्छी नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो थैंक यू माय डियर। फिर मिलता हूँ किसी कंटेंट के साथ में या किसी जजमेंट के साथ में, और ऐसी जजमेंट जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है, या डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू जी।